प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने अनुभववाद की पद्धति के अंतर्गत विशेष रूप से 4 पॉइंट्स पर हमने बात कर ली है, 4 बिंदुओं पर हमने बात कर ली है। आज हम ये 5वें बिंदु और लास्ट जो सीमाएं हैं उस तक हम बात करेंगे। सत्यापनशीलता पर बल, ये हमारा 5वां बिंदु है। अनुभववाद या अनुभव पद्धति जो है, वैसे अब बार बार याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में अवेलेबल है, आपके पास अवेलेबल है, आप जब चाहे उसको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा यह एक फिर से आपको याद हो जाए, इसलिए या आपके दिमाग में फिर से आ जाए, इसको समझाने के लिए अनुभववाद जो हम अध्ययन की पद्धति, जो सामाजिक अनुसंधान की अध्ययन पद्धति पर हम बात कर रहे हैं, ये सामाजिक अनुसंधान के प्रकारों पर जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके अंतर्गत अनुभववाद भी एक अध्ययन की पद्धति है। अनुभववाद एक ऐसी अध्ययन की पद्धति है जो वैज्ञानिकता पर इतना ज़्यादा जोर नहीं देती है या केवल तथ्यों के आधार पर बात करने की बात को सही नहीं मानती है। अनुभववाद को मानने वाले जितने भी विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि अगर हमें अनुभववाद को समझना है वास्तविक तौर पर, और यदि हमें किसी सामाजिक घटनाओं का सही रूप में अगर हमें अध्ययन करना है, तो हमें अपने खुद के व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ही उसको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए इसका जो 5वां बिंदु है वो है सत्यापनशीलता पर बल देना। सत्यापनशीलता क्या है? यानी कि जब हम अध्ययन करने जाते हैं, सामाजिक घटनाओं के पीछे कार्य कारण जो संबंध होते हैं, सामाजिक घटनाएं क्यों घटित होती हैं, सामाजिक घटनाओं के पीछे क्या कारण छिपे होते हैं, उन घटनाओं को समझना, उन घटनाओं के बारे में जानना, उसको केवल तथ्यों के आधार पर ही नहीं समझना है, बल्कि वो घटनाक्रम को या उस घटनाओं को हमें एक रूप से सत्यापित करने की भी आवश्यकता होती है। और ये सत्यापनशीलता जो है, ये अनुभववाद के माध्यम से, अनुभव जो वाद यानी कि अपने अनुभव के आधार पर, अपने इंद्रियजन्य अनुभव के आधार पर, खुद के देखने के आधार पर, कि हम उस घटनाक्रम को खुद जाकर देखें, खुद उसको समझें, उसके वास्तविकता को परखें, यहाँ पर इनका अधिक जोर रहता है, न कि केवल तथ्यों के आधार पर ही अध्ययन को अंतिम रूप से सत्य मान लेना। वो इसको सही नहीं मानते हैं। अनुभववादी जो भी विद्वान हैं, जो अनुभववाद की पद्धति को मानते हैं, उनकी इस पर ये विशेष जोर रखते हैं। एक है यथार्थता एवं विश्वसनीयता, वो की बात है जो सत्यापनशीलता में है, यानी कि जो यथार्थ है, जो सामने है, उसी के आधार पर उसकी विश्वसनीयता पर या उस घटनाक्रम की विश्वसनीयता के ऊपर मोहर लगाना। क्योंकि सामने जो घटित हो रहा है, सामने जो घटनाक्रम हो रहा है, उसको समझना भी अनिवार्य है। अनुभववाद के पिछले इसी रिकॉर्डिंग में जब मैंने आपको इस टॉपिक पर बात की थी, तब मैंने उसमें ये बात कही भी थी कि अनुभववादियों का मूल उद्देश्य यही है कि केवल तर्क के आधार पर, तार्किकता के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर ही किसी बात को सत्य नहीं मान लिया जाना चाहिए। क्योंकि कई बार सामाजिक घटनाक्रम इस प्रकार से घटित होते हैं, सामाजिक घटनाएं समझने में इतनी जटिल होती हैं कि उनको वास्तविकता के आधार पर समझना, खुद वहां जाकर उसको समझना ही उसके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। इसीलिए इन्होंने, जो अनुभववादी जो विद्वान हैं, जो अनुभववाद के या अनुभविक पद्धति को उसके समर्थक हैं, वो ये मानते हैं कि खुद अध्ययन करके अपने इंद्रियों के आधार पर उसकी सत्यता की जांच करना और उसकी व्यवहारिकता और अनुभवाश्रित अध्ययन भी यहाँ पर आ रहा है। वो बात घुमा फिर वो बात आ रही है 7वां जो बिंदु है, यानी कि हमें केवल तभी घटनाओं की सच्चाई पर विश्वास करना चाहिए जबकि वो घटनाक्रम वास्तव में हमारे सामने, हम अपनी आंखों से देखें, अपने कानों से सुने और उसको सही ढंग से समझे सामने खड़े होकर, तभी उस घटनाक्रम को सही रूप में माना जाना चाहिए और उसको सिद्ध किया जा सकता है। ये अनुभववादियों की मान्यता है। और क्रियात्मकता का उपयोग तो खैर इसमें साथ में है ही है, क्योंकि वहाँ पर खुद खड़े होकर या वहाँ पर आप खुद सामने जाकर उस घटनाक्रमों को समझना, ये अनुभववाद की अपनी एक विशेषताओं के अंतर्गत आता है। अब साथ ही साथ हम यहाँ पर अनुभववाद की कुछ सीमाओं पर भी बात करें। सीमाएं इसलिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यवस्था जब बनाई जाती है तो निश्चित तौर पर उसको बनाने वाला इंसान है
और इंसान जब खुद परफेक्ट नहीं है तो उसके द्वारा बनाई गई वस्तुएं, उसके द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं, उसके द्वारा बनाई गई अध्ययन पद्धतियाँ परफेक्ट कैसे हो सकती हैं? कहीं ना कहीं किसी न किसी दृष्टिकोण से उसमें कुछ कमियां रह ही जाती हैं। और उसी कमियों को यहाँ पर हम बात करेंगे, उन्हीं सीमाओं की हम यहाँ पर बात करेंगे। उन सीमाओं में सबसे पहली जो सीमा आती है वह है अनुभव की सीमितता। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अनुभव का मतलब है कि खुद के द्वारा परखा गया, कि मैंने खुद ने ये अनुभव किया है। सामाजिक घटनाएं कई बार हमारे समझने में भी या किसी भी व्यक्ति के समझने में भी उसमें दोष आ सकता है, कमी आ सकती है, क्योंकि हमेशा जैसा हम देखते हैं, हमेशा जैसा हम सोचते हैं वैसा ही, या हमेशा जैसा हम सुनते हैं वैसा ही सत्य हो, इस सामाजिक घटनाओं पर लागू नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक घटनाओं पर तो लागू किया जा सकता है कि प्राकृतिक घटनाएं बहुत निश्चित नियमों के आधार पर घटित होती हैं। लोग, पुराने लोग ऐसे भी, आप समझ लीजिए ऐसे लोग भी हैं, अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो वो हवा के रुख देखकर या हवा के उसके आधार पर वो बता सकते थे, या अन्य दूसरे जानवरों की गतिविधियों या जीव पशु पक्षियों की गतिविधियों के आधार पर बता सकते थे कि इस बार बारिश कैसी होगी और कैसी नहीं होगी। ये सारी चीजें प्राकृतिक घटनाओं पर तो लागू की जा सकती है, हालांकि ये सारा का सारा अनुभवजन्य सिद्धांत ही, अनुभवजन्य ज्ञान ही है। लेकिन प्राकृतिक घटनाओं पर जो चीजें लागू की जा सकती है वो सामाजिक घटनाओं पर भी वैसे की वैसे लागू हो, ये अनिवार्य नहीं है। कई बार हम जिन घटनाओं को अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं, तब भी हम उसको समझने में, उसका सही आकलन करने में धोखा खा सकते हैं, उसमें हमारे कोई ना कोई त्रुटि या कमी रह सकती है। तो ये हमारे अनुभव की या हमारे ज्ञान की सीमितता दिखलाती है। उस घटनाक्रम को हम कितना समझ पाए हैं, उसके पीछे उन लोगों की क्या मंशा रही है, उसकी क्या मूल भावना रही है, उसको समझना इतना आसान नहीं है। उदाहरण के तौर पर भारतीय समाज में हम कई प्रकार के तीज त्योहार इत्यादि मनाते हैं। अब ये जो तीज त्योहार है, इनकी भावनाओं को, इनके पीछे छुपे हुए तथ्यों को हम तो समझते हैं, लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति अगर आकर उनको देखे तो संभवतः वो इसको उस तरह से नहीं समझ पाए। भले वो घटनाक्रम अपनी आंखों से देख रहा है, सारी चीजें उसके सामने घटित हो रही है, सुन रहा है, लेकिन वो उस चीज को इतनी उसको पूरी तरह से समझ पाए ये कोई जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। इसलिए अनुभव की अपनी एक सीमितता होती है और यही इसका एक बहुत बड़ा, इसकी एक बहुत बड़ी सीमा या इसकी एक बहुत बड़ी कमी भी होती है। दूसरा बिंदु है वैषयिकता का अभाव। वैषयिकता का मतलब होता है ऑब्जेक्टिविटी या तटस्थता। इंसान जब घटनाक्रम का अध्ययन अपने खुद के इंद्रियजन्य अनुभव के आधार पर, यानी कि खुद वहां पर जाकर किसी चीज़ों को समझता है या घटनाक्रम को देखता है, तो कई बार वह उन घटनाओं से प्रभावित भी हो जाता है। और उन घटनाओं से प्रभावित होकर या उन व्यक्तियों से प्रभावित होकर संभवतया वह अपने अध्ययन में कहीं न कहीं पक्षपात भी उसका सम्मिलित हो सकता है। और यह बहुत सामान्य है। जब हम कहीं पर, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अध्ययन करने के लिए किसी घटना, समाज के सामाजिक समूह के पास गया या उनके समूह के बीच में रह रहा है और उनके ऊपर अध्ययन कर रहा है, किसी भी रूप में, किसी भी समूह के रूप में अध्ययन कर रहा है, ऐसा बहुत हद तक संभव है कि वो उस समूह के व्यवहार से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाए कि उसके अध्ययन में उस प्रभाव का कहीं ना कहीं हमें सम्मिश्रण देखने को मिले। ये प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, ऐसे आप अगर पुस्तकों में देखें तो बहुत सारे उदाहरण हैं। सांस्कृतिक उद्विकास के सिद्धांत में ब्रिटिश जो प्रसारवादी सिद्धांत के जो प्रवर्तक रहे, उन लोगों ने और भी बहुत से ऐसे जो समर्थक रहे, वो लोग कई जगहों पर उन संस्कृतियों से, उन समाजों से इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने ये मान लिया कि ये जो संस्कृति का उद्भव है, ये विकास जो है वो वहीं से शुरू हुआ। विशेषकर इजिप्शियन जो संस्कृति का प्रसारवादी जो सिद्धांत है, उसमें तो उन्होंने ये मान लिया था कि मिस्र में ही संस्कृति का प्रारंभिक उद्भव हुआ था। हालांकि ये बातें अभी आपको मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ ये आपके लिए नया हो सकता है, क्योंकि ये थर्ड ईयर में आप जब आएंगे तो एंथ्रोपोलॉजी के पेपर में आपको ये सारी चीज़ें उसमें आपको पढ़ने को मिलेगी, तो संभवतः आपको इसको ये पूरा आपको समझ में नहीं आए। लेकिन कई बार जैसे हम मान लीजिए किसी का अध्ययन करने कोई समाज में, कहीं समूह में चले गए,
अब वहाँ पर हम कोई अध्ययन कर रहे हैं किसी भी विषय पर, उनके खान पान पर, रहन सहन पर, उनकी किसी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर हम अध्ययन कर रहे हैं। अब जब वहाँ पर हम गए और वहाँ पर वहाँ के लोगों के व्यवहारों से हम इतना प्रभावित हो जाते हैं, उनसे इतना खुश हो जाते हैं सकारात्मक रूप से, कि हमें लगता है यार ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। और कई बार हम उस वास्तविक ज्ञान को छोड़कर, उनसे प्रभावित होकर हम अतिशयोक्तिपूर्ण कथन भी कह देते हैं, जिसमें सच्चाई का पुट कम होता है और अब अपनी भावनाओं का समावेश उसमें कर देते हैं। तो वहाँ पर वो वैश्विकता नहीं रहती है, वो वस्तुनिष्ठता नहीं रहती है। और ये जो वैश्विकता का अभाव है, ये किसी भी अनुसंधान के लिए बहुत घातक है। जब कोई चेकअप करने जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उसको उसकी कोई भावनात्मक रूप से उससे जुड़ा हुआ नहीं है। वो जो उसकी बीमारी जैसी होगी उसको बताएगा। अगर भावनाओं में जुड़ जाएगा तो उसकी सही बात नहीं, तो उसका सही इलाज कर पाएगा और वो व्यक्ति के लिए नुकसानदेही होगा। तो इसी प्रकार से अनुसंधान में भी जब अनुसंधानकर्ता भावात्मक रूप से, चाहे सकारात्मक रूप में या नकारात्मक रूप में किसी से जुड़ जाएगा, तो वो अनुसंधान के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। तो इसलिए वैश्विकता का अभाव जो है, ये होने की संभावना इसमें बहुत ज़्यादा रहती है अनुभववादी पद्धति के अंतर्गत, जो कि इसका एक बहुत बड़ी कमी है। तीसरा बिंदु है सीमित अध्ययन, यानी कि अनुभववाद में हम बहुत सीमित अध्ययन कर सकते हैं। सीमित अध्ययन का मतलब क्या है कि हम केवल इतना ही समझ पाते हैं जितना कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं, और हम उसे ही अपना अंतिम सत्य मान लेते हैं। यहाँ पर एक मैं बहुत अच्छा पुराना एक लोकोक्ति कहता हूँ कि कुएं में रहने वाला मेंढक कुएं को ही अपनी पूरी जीवन में पूरा संसार मानता है। इस कहावत का मतलब क्या है? इस कहावत का मतलब ये होता है कि जो मेंढक जन्म लेता है कुएं में, और कुएं से कभी बाहर आया ही नहीं, तो उसको लगता है कि ये कुआं जो है ना, और इस कुएं से जो दिखाई देता है, यही केवल संसार है, इसके अलावा और तो कुछ है ही नहीं। जबकि आप भी जानते हैं कि संसार केवल कुएं तक सीमित नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा है। तो ये एक कूप मंडूकता वाली बात हो गई, यानी कि ये हमारे सीमितता की, हमारी सोच की सीमितता को दर्शाते। क्या एक उदाहरण मैंने यहाँ पर दिया है। तो अनुसंधानकर्ता भी जो घटनाक्रम अपने चारों तरफ देख रहा है, उसी के आधार पर वो सत्य और असत्य मानना प्रारंभ कर देता है। उसके पीछे छुपे हुए कई कारणों को, बहुत सी घटनाओं क्रमों को वो समझ ही नहीं पाता है। आप जब थर्ड ईयर में आएंगे तो समाजशास्त्र के उद्भव का एक टॉपिक आएगा। समाजशास्त्र के उद्भव के टॉपिक में पुनर्जागरण पढ़ाया जाता है। इसके अलावा फ्रांस की क्रांति आती है, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में बात की जाती है। ये सब बातें क्यों की जाती है? समाजशास्त्र के उद्भव का पुनर्जागरण से क्या लेना देना है? जो इतिहास पढ़ने वाले बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो जानते हैं पुनर्जागरण के बारे में। या फ्रांस की क्रांति का या औद्योगिक क्रांति का समाजशास्त्र से क्या लेना देना है? क्योंकि हमारी सोच जो है वो बहुत सीमित स्तर पर हम पढ़ते हैं। ये समाजशास्त्र का प्रारंभ यहाँ से हुआ, ये समाजशास्त्र का जनक ऑगस्ट कॉम्ट है, 1838 में उसको एक विषय के रूप में रखा, और हम यही पढ़ते हैं, और हमारी केवल हमारी जानकारी केवल इतनी थी। तो ये हमारी जानकारी की सीमितता जो है, एक अनुसंधानकर्ता के रूप में अनुभववाद जो है, अनुभविक जो पद्धति है, उसमें केवल हम अपने सामने घटने वाले घटनाक्रमों के आधार पर ही हर चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हमारे अध्ययन में सीमितता रह जाती है। उसके ऐतिहासिक उपागम को हम नहीं समझ पाते हैं, उसके प्राचीन संदर्भ को हम नहीं समझ पाते हैं, तो वो हमारा अध्ययन जो है वो आधा अधूरा अध्ययन कहलाता है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो अनुभववाद या अनुभविक पद्धति की एक बहुत बड़ी कमी है, इसमें अध्ययन की अपनी सीमितता होती है। चौथा बिंदु है तार्किकवाद एवं बौद्धिकवाद का ये एक प्रकार से विरोधी है। तार्किकवाद और बौद्धिकवाद का विरोधी, यानी कि तार्किकता का यहाँ पर स्थान, इसका तो प्रारंभी अनुभव पद्धति का प्रारंभ ही इसलिए हुआ क्योंकि ये तर्क शक्ति के विपरीत जाता है। तार्किकता के आधार पर, वैज्ञानिकता के आधार पर, बौद्धिक तर्कों के आधार पर, बौद्धिकता के आधार पर ये किसी भी घटनाक्रम को समझने का विरोध करता है, और उसी आधार पर ये अनुभविक पद्धति बनी है। इसलिए मैंने इससे पहले एक आपको असाइनमेंट दिया था, एक प्रश्न भी दिया था, और मेरे पास में 2-4 बच्चों के जवाब भी आए हैं, और बहुत अच्छा लिखने का उन्होंने प्रयास किया है। हालांकि उसमें कुछ कमियां भी रह गई हैं, लेकिन कमी यहाँ पर मैं वो इम्पोर्टेंट नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि वो लगातार जवाब दे रहे हैं, और उनके नाम जो है मेरे पास में है, उनके जवाब मेरे पास में है।
तो एक बहुत अच्छा उन्होंने कम से कम प्रयास तो किया। और उस प्रश्न में मैंने ये पूछा था कि अनुभववाद से पहले जो मैंने करवाया था प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च, उसके अंतर के बारे में पूछा था। अनुभववाद पर भी मैंने एक प्रश्न पूछा था, बहुत कम उत्तर मुझे मिले हैं। ये वास्तव में बहुत अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ सितंबर के बाद में अगर सब परिस्थितियाँ सही रही, जैसे कि अभी एडमिशन चल रहे हैं फर्स्ट ईयर के, तो आप लोगों की रेगुलर क्लासेस भी होंगी नियमित रूप से जैसे पहले चलती थी। मैं ये मानता हूँ कि अभी घर पे बैठकर भी अगर आप थोड़ा सा इसका जवाब देते हैं या रेस्पॉन्स करते हैं तो एक प्रकार से आपकी ये एक हाजिरी ही मानी जाती है, और ये आपके अध्ययन के लिए फ़ायदेमंद भी है। क्योंकि इस बार जैसे प्रमोट कर दिया, अनिवार्य नहीं कि अगले साल भी आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी में कहाँ कमी है, कहाँ आपकी मजबूती है, उस आधार पर आप इसका प्रश्नों का उत्तर दीजिए या देने का प्रयास कीजिए। मैं आपसे यही बार बार कहता हूँ। तो तार्किकवाद और बौद्धिकवाद, इसके विपरीत ही अनुभववाद या अनुभविक पद्धति बनी थी, इसलिए ये उसका विरोधी है, अनुभववाद पद्धति। और अंतिम जो इसकी कमी है वह है प्रशिक्षित एवं दक्ष अध्ययनकर्ता का अभाव। क्योंकि अनुभववाद में या अनुभविक अध्ययन पद्धति में एक विशिष्ट प्रशिक्षित और दक्ष अध्ययनकर्ता की आवश्यकता होती है, जो कि घटनाक्रम को गहराई से समझने में सक्षम हो, उन घटनाक्रमों के संकेतों को समझने में सक्षम हो, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि को समझने में सक्षम हो। ये सारी चीज़ें उसके पास में पहले से तैयारी होगी, तभी वो सही रूप से घटनाक्रम को समझ पाएगा। वरना हम जब तक उस सामाजिक और बौद्धिक, उसकी सामाजिक या बौद्धिक पृष्ठभूमि से परिचित नहीं होंगे किसी भी सामाजिक घटना का जिसका कि हम अध्ययन करने जा रहे हैं, तो हम कभी भी सही रूप में विस्तृत तौर पर हमारा अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है, पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और ये प्रशिक्षित और दक्ष अध्ययनकर्ता मिलना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए आज आप अभी कह रहे सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, इतना नहीं जानते हैं, लेकिन आज भी जब बड़े बड़े जो रिसर्च प्रोजेक्ट आते हैं विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, तो उनके लिए रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट के लिए विज्ञापन भी निकलता है। और ये रिसर्च असिस्टेंट जो होते हैं, जो एलिजिबल होते हैं, पढ़े लिखे, जो इसमें दक्ष होते हैं, उन लोगों को वो अपने प्रोजेक्ट में जिसका वो भुगतान भी करते हैं निश्चित तौर पर उसका। आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आपको इन चीज़ों के बारे में समझ में आएगा। इनको आर हम कहते हैं, रिसर्च असिस्टेंट कहते हैं। वो एक दक्ष प्रकार के वो अध्ययनकर्ता होते हैं, और वह विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स में और अनुसंधानों में निरंतर सहयोग करते हैं अपने गाइड के साथ में मिलकर या अपने बॉस के साथ में मिलकर। तो ऐसे लोगों का जो है वो अभाव जो है इसमें पाया जाता है। अनुभविक पद्धति में इतने हमें दक्ष अध्ययनकर्ता हर बार मिल जाए ये अनिवार्य नहीं है, तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी कमी है। तो कुल मिलाकर मैं यहाँ पर मैंने आपको अनुभववाद की पद्धति पर आज पूरा उसको बता दिया है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या उसका महत्व है, और उसकी क्या क्या प्रमुख सीमाएं हैं, इन सब पर हमने विस्तृत तौर पर चर्चा की है। आपको यदि मेरे इस टॉपिक में अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ, तो आप उस टॉपिक के ऊपर कभी भी अपने प्रश्न जो है मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। मैं आपको यथोचित उसका उत्तर जो है देने का प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।